See, reliability is one of the most important characteristic or quality of a test। कि देखिए, एक टेस्ट को जब हम डेवलप कर रहे हैं उसी का बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक बोल सकते हैं और क्वालिटी बोल सकते हैं, ये रहता है। उनमें से जो सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वालिटी रहता है वो है रिलेबिलिटी एंड वैलिडिटी। तो ये रिलेबिलिटी है क्या, और कितना टाइप का रिलेबिलिटी है, और कौन कौन सा स्टैटिस्टिक कौन कौन सा रिलेबिलिटी के फॉर्म में यूज होता है, इसी का यूजेस क्या है, इसी का फैक्टर कौन कौन सा फैक्टर इसी को अफेक्ट करता है, और उसी के साथ साथ हम लोग कैसे रिलेबिलिटी को एनहांस कर सकते हैं, तो उसके बारे में ही हम लोग ये वाला वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट वी need to understand what is reliability. Reliability refers to the consistency, stability and dependability of measurement in educational assessment and evaluation. जब reliability का बात कर रहे हैं तो इसी का मतलब ये है कि consistency, stability and dependability। ओके, कि जब हम लोग कोई टेस्ट का रिलेबिलिटी का बात कर रहे हैं तो वो टेस्ट क्या है कि वो स्टेबल है, वो डिपेंडेबल है, और उसी के साथ साथ उसी का जो रिजल्ट है और वो जो टेस्ट है क्या है, वो कंसिस्टेंस है। इट इज द डिग्री टू व्हिच एन असेसमेंट टूल प्रोड्यूस स्टेबल एंड कंसिस्टेंट रिजल्ट। और ये रिलेबिलिटी जो है ये एक तरह का डिग्री है कि कितना दूर तक क्या कर सकते हैं कि एक स्टेबल और कंसिस्टेंट रिजल्ट प्रोवाइड कर सकता है, उसी का एक डिग्री है। ओके, रिलेबिलिटी इन टेस्ट कंस्ट्रक्शन इज द डिग्री टू व्हिच ए टेस्ट कॉन्स्टेंटली मेजर ए कैरेक्टरिस्टिक। कि जब अगर हम लोग ये टूल कंस्ट्रक्शंस और टेस्ट कंस्ट्रक्शंस में देखें कि ये एक तरह का कैरेक्टरिस्टिक है जो कि मेजर करता है कितना डिग्री तक एक टेस्ट का जो कैरेक्टरिस्टिक है वो कॉन्स्टेंटली कितना दूर तक वो मेजर कर पा रहा है, कितना डिग्री तक मेजर कर पा रहा है, तो उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, रिलेबिलिटी बोल रहे हैं। ए रिलेबल टेस्ट प्रोड्यूसेस कंसिस्टेंट, रिपीटेबल एंड डिपेंडेबल इंफॉर्मेशन। अगर कोई टेस्ट रिलेबल है तो वहाँ से जो रिजल्ट्स आता है तो वो कंसिस्टेंट रहता है, रिपीटेबल रहता है और डिपेंडेबल रहता है। कि देखिए दोस्तों, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ और समझाने के लिए ट्राई कर रहा हूँ कि रिलेबिलिटी क्या है। कि देखिए, कोई अगर आपको पूछ रहा है तो आपका नाम क्या है, आप क्या कर रहे हैं कि आपका जो ऑथेंटिक नाम है वो बार बार बोल रहे हैं। कि आप कभी बोलते नहीं कि मेरा नाम एक बार अगर राम है तो दूसरा बार श्याम है, तीसरा बार अमन है, ऐसे कुछ नहीं बोलते। आपको जो नाम रहता वही एक नाम को बार बार कोई भी पूछे, कहाँ भी पूछे, कैसे भी पूछे, आप क्या करते हैं कि वही सेम नाम को ही देते हैं। तो इसी का मतलब क्या है कि आपका जो नाम है उसी का रिलेबिलिटी है। हो गया। ठीक ऐसे जब एक टेस्ट का जो रिजल्ट कॉन्स्टेंटली एक स्टेबल आउटपुट हमको देता है कंटिन्यूअसली, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं कि रिलेबल टेस्ट बोलते हैं, रिलेबिलिटी बोलते हैं। Reliability is the extent to which test score are not affected by chance factor, by the luck of the draw। कि देखो, ये अभी जो बोल रहा था, ये reliability is the extent कि ये एक तरह कैरेक्टरिस्टिक है कि जो कि कितना दूर तक एक टेस्ट स्कोर उसका चांस फैक्टर से अफेक्ट नहीं होता। हम लोग जो बोलते हैं बाई चांस, वो चांस फैक्टर से कितना दूर तक एक टेस्ट का रिजल्ट, एक टेस्ट का स्कोर वो अफेक्टेड नहीं हो रहा है, उसी को ही हम लोग क्या बोल रहे हैं कि रिलेबिलिटी बोल रहे हैं। इट इज द एक्सटेंट टू व्हिच द टेस्ट टेकर स्कोर डज नॉट डिपेंड। कि इसी ये तो वो स्कोर है, ये वही है कि द एक्सटेंट टू व्हिच द टेस्ट टेकर स्कोर डज नॉट डिपेंड, कि ये वो टेस्ट टेकर स्कोर से डिपेंड नहीं रहता। कैसे? द स्पेसिफिक डे एंड टाइम ऑफ द टेस्ट, कि आप कब कर रहे हैं, कौन सा डे में कर रहे हैं, कौन सा टाइम में कर रहे हैं, इसी का फर्क नहीं पड़ता। जो आंसर है वो आंसर ही रहता है। मेरे को अगर कोई पूछ रहा है
इंडिया में पूछ रहा है तो मेरा नाम जो है मैं उसी को बोलूँगा, मेरा अमेरिका में जाऊँगा वो भी वहाँ भी जो पूछेगा वही मेरा नाम ही बताऊँगा। तो क्योंकि क्योंकि वो मेरा रियल नेम है, हो गया। और मेरा स्टेबिलिटी है और रिलेबिलिटी है। ठीक ऐसे कोई टेस्ट को अगर कोई भी डेट में, संडे मंडे ट्यूसडे किसी भी डे में अगर टेस्ट कर रहे हो, किसी भी टाइम में टेस्ट कर रहे हो और उसके बावजूद अगर सेम रिजल्ट दे रहा है, तो वो टेस्ट को हम लोग क्या बोल सकते हैं, रिलिएबल टेस्ट बोलते हैं और इसका रिलिएबिलिटी है बोलते हैं। और उसी के साथ साथ द स्पेसिफिक क्वेश्चन और प्रॉब्लम दैट वर ऑन द एडिशन ऑफ टेस्ट एंड द टेस्ट टेकर टू। कि देखो अलग अलग टेस्ट, बहुत सारे टेस्ट ऐसे होता है जिसका अलग अलग एडिशन निकलता है, और वो अलग अलग एडिशंस के बावजूद अगर स्टेबल रिजल्ट दे रहा है, आउटपुट दे रहा है, स्कोर दे रहा है, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि वो टेस्ट को रिलिएबल टेस्ट हम लोग बोलते हैं। और उसी के साथ साथ द स्पेसिफिक रेटर हु रेटेड द टेस्ट टेकर रेस्पॉन्स, हो गया। और उसके साथ साथ इवैल्यूएशन, कि वो जो आप टेस्ट किए हैं, कोई भी इवैल्यूएटर जब इवैल्यूएट कर रहा है और कांस्टेंट एक रिजल्ट, एक सेम रिजल्ट सेट ऑफ सेम आउटपुट निकल रहा है, तो उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं कि रिलेबिलिटी बोल रहे हैं। नेक्स्ट, अगर इसी का की एस्पेक्ट को देखें तो तीन है: कंसिस्टेंसी, स्टेबिलिटी, डिपेंडेबिलिटी। कंसिस्टेंसी का मतलब क्या है? द एक्सटेंट टू व्हिच स्कोर रिमेन सिमिलर अक्रॉस डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेशन और फॉर्म ऑफ टेस्ट, कि कितना दूर तक एक टेस्ट का जो स्कोर है वो एकदम सिमिलर रह रहा है डिस्पाइट डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेशन और फॉर्म ऑफ टेस्ट। अगर हम लोग अलग अलग तरह से एडमिनिस्टर कर रहे हैं, फिर भी कितना दूर तक वो रिजल्ट, वो स्कोर में सिमिलरिटी रह रहा है। अलग अलग फॉर्म का हम लोग जब टेस्ट यूज कर रहे हैं, तो कितना दूर तक उसी का जो रिजल्ट और स्कोर वो सिमिलर रह रहा है, उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं? कंसिस्टेंसी हम लोग बोल रहे हैं। लेकिन जब स्टेबिलिटी का बात आ रहा है, द डिग्री टू व्हिच स्कोर रिमेन कांस्टेंट ओवर टाइम एज्यूमिंग नो चेंज इन द अंडरलाइंग कंस्ट्रक्ट, कि कितना दूर तक हमारा जो स्कोर है वो रिमेन कांस्टेंट, मतलब कांस्टेंट रह रहा है, 1 साल 2 साल 3 साल, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टेबिलिटी बोलते हैं। डिपेंडेबिलिटी, द ट्रस्ट वर्दीनेस ऑफ स्कोर फॉर मेकिंग एजुकेशनल डिसीजन, जब कोई टेस्ट का स्कोर के ऊपर हम लोग ट्रस्ट कर सकते हैं, ट्रस्ट वर्दीनेस रहता है, हो गया, कोई भी डिसीजंस लेने के लिए, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डिपेंडेबिलिटी। तो रिलायबिलिटी का तीन जो मोस्ट क्रूशियल एस्पेक्ट: कंसिस्टेंसी, स्टेबिलिटी, डिपेंडेबिलिटी। अगर रिलायबिलिटी का इम्पोर्टेंस का बात करें तो एसेंशियल फॉर वैलिड इंटरप्रिटेशन ऑफ टेस्ट को, देखिए अगर एक टेस्ट रिलायबल है तो उसी का जो इंटरप्रिटेशन होगा वो टेस्ट स्कोर का, तो एकदम वो परफेक्ट होगा। अगर कोई टेस्ट का जो रिलायबिलिटी है वो जीरो है, अब वो नहीं है, रिलायबल एक टेस्ट नहीं है, तो उसी का जो इंटरप्रिटेशन है वो एकदम गलत होगा। दूसरा वाला इम्पोर्टेंस, क्रूशियल फॉर फेयर एंड इक्विटेबल असेसमेंट प्रैक्टिस। और उसी के साथ साथ ये एक फेयर एंड इक्विटेबल असेसमेंट प्रैक्टिस, जब एक टेस्ट रिलायबल है तो वो क्या करता है? इक्विटेबल असेसमेंट करता है, हो गया, और फेयर असेसमेंट करता है। नेक्स्ट, फाउंडेशनल फॉर एविडेंस बेस्ड एजुकेशनल डिसीजन मेकिंग, कि जब हम लोग एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग का बात कर रहे हैं तब ये फाउंडेशन का जैसे काम करता है। नेसेसरी फॉर कंपेयरिंग स्कोर अक्रॉस इंडिविजुअल और ग्रुप, और उसी के साथ साथ ये हमको अलग अलग अक्रॉस द इंडिविजुअल और अक्रॉस द ग्रुप का जो स्कोर है उसी को कंपेयर करने के लिए भी, कंपेयर करने में भी हमको हेल्पफुल होता है। क्रिटिकल फॉर लॉन्गिट्यूडिनल स्टडीज एंड ट्रैकिंग प्रोसेस ओवर टाइम, और उसी के साथ साथ ये बहुत ही क्रिटिकल रोल प्ले करता है लॉन्गिट्यूडिनल स्टडीज में, और उसके साथ साथ कोई स्टूडेंट का प्रोग्रेस को ट्रैक करने के लिए। अगर रिलायबिलिटी का जो टाइप्स है उसी को दिखे तो सबसे पहले आता है टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी। और टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी का जो मीनिंग है वो उसका टाइटल से ही पता चल जा रहा है, टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी।
इसी का मतलब क्या है कि यहाँ टेस्ट को 2 बार हमको क्या करना पड़ता है, इम्प्लीमेंट करना पड़ता है, और उनमें कौन किस तरह का कोरिलेशंस है उसी को हम लोग देखते हैं। तो पहले एक बार हम लोग इम्प्लीमेंट किए, उसके बाद कुछ गैप दिए, उसके बाद वही सेम टेस्ट को और एक बार इम्प्लीमेंट करते हैं, और उनका जो रिजल्ट है वो रिजल्ट को क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। तो इसी को क्या बोला जाता है, टेस्ट रीटेस्ट रिलेबिलिटी बोला जाता है। और टेस्ट रीटेस्ट रिलेबिलिटी को हम लोग स्टेबिलिटी रिलेबिलिटी और इंट्रारेटर रिलेबिलिटी भी बोला जाता है। स्टेबिलिटी रिलेबिलिटी और इंट्रारेटर रिलेबिलिटी भी बोला जाता है। स्टेबिलिटी रिलेबिलिटी क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये कॉन्स्टेंटली क्या करता है कि इसका जो रिजल्ट है वो ओवर द टाइम सेम रहता है, सेम पार्टिसिपेंट में, हो गया। और इंट्रारेटर हम लोग क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ वो टेस्ट को एक ही आदमी 2 बार क्या कर रहा है, रेट कर रहा है ना। द एबिलिटी ऑफ ए टेस्ट टू प्रोड्यूस सेम रिजल्ट व्हेन द सेम ऑब्जर्वर एडमिनिस्टर द टेस्ट टू द सेम पार्टिसिपेंट मल्टीपल टाइम। क्योंकि यहाँ हम लोग सेम पार्टिसिपेंट्स के ऊपर ये टेस्ट को मल्टीपल टाइम यूज कर रहे हैं, तो इसीलिए इसी को बोला जाता है इंट्रारेटर रिलेबिलिटी और स्टेबिलिटी रिलेबिलिटी। बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है कि टेस्ट रीटेस्ट रिलेबिलिटी आल्सो नोन एज, हो गया, कि स्टेबिलिटी रिलेबिलिटी एंड इंट्रारेटर रिलेबिलिटी। नेक्स्ट अगर प्रोसीजर का बात देखिए तो यहाँ क्या होता है कि मैं पहले से ही बोल चुका हूँ कि वही सेम टेस्ट को 2 बार क्या करना पड़ता है, एडमिनिस्टर करना पड़ता है। और वो जो इंटरवल होता है वो मिनिमम कुछ वीक से लेकर कुछ मंथ तक भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है किस तरह का टेस्ट है, हो गया, उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अगर हम लोग रिसर्च में देखें तो 2 हफ्ता मतलब 14 डेज एक अच्छा वाला इंटरवल मानते हैं। 14 डे से 1 महीने के अंदर हमको रिटेस्ट कर लेना चाहिए, ऐसे हम लोग मानते हैं। लेकिन ये इस बुक टू बुक वेरी करता है और टेस्ट टू टेस्ट वेरी करता है, हो गया। तो उसी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप रिटेस्ट कब लेने वाले हैं। और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि कोफिशिएंट कोरिलेशन कोफिशिएंट को हम लोग क्या करते हैं कि मेजर करते हैं। अगर हम लोग यहाँ दिखे तो पियर्सन कोफिशिएंट कोरिलेशंस को यूज करते हैं, हो गया। अगर इंटरप्रिटेशन का बात आए तो जब कोफिशिएंट कोरिलेशंस का रिजल्ट आ रहा है, जब r इक्वल टू 0.70 से 0.80 तक रह रहा है, तो इसी को बोला जाता है एक्सेप्टेबल फॉर मोस्ट पर्पजेस, कि इसी को ज़्यादातर पर्पज जो आप सेट किए हैं उसके लिए एक्सेप्ट किया जा सकता है। लेकिन जब रिलेबिलिटी 0.80 से ज़्यादा रह रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि गुड रिलेबिलिटी बोलते हैं। और जब 9 से ज़्यादा रह रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सेलेंट रिलेबिलिटी बोलते हैं। अगर स्ट्रेंथ का बात किए तो इसी का 5 तो बहुत ही इम्पोर्टेंट स्ट्रेंथ है। पहले तो ये एसेस टेम्पोरल स्टेबिलिटी ऑफ द कंस्ट्रक्ट, कि ये परमानेंट जो स्टेबिलिटी है उसी को ये मेजर नहीं करता है। ये जो टेम्पोरल स्टेबिलिटी है एक स्टूडेंट का कि किसी का भी, तो उसी को ये क्या करता है, मेजर करता है। दूसरा वाला है यूजफुल फॉर ट्रेड एक्सपेक्टेड टू रिमेन स्टेबल ओवर टाइम, और ये जो बहुत ही यूजफुल होता है ट्रेड एक्सपेक्टेड टू रिमेन ओवर, कि जो ट्रेड ओवर द टाइम रिमेन रहता है उसके लिए भी ये टेस्ट बहुत ही यूजफुल होता है। When using this method, the reliability coefficient indicate the degree of stability, consistency of examined score over the time and also known as the coefficient of stability। और उसके साथ साथ जब ये मेथड को हम लोग यूज कर रहे हैं, ये करता है कि कितना डिग्री तक ये स्टेबल है, कांस्टेंट है ओवर द टाइम, उसी को वो फाइंड आउट करता है। और ये टेस्ट रिटेस्ट रिलेबिलिटी जो है ये बहुत ही एप्रोप्रिएट रहता है कि कोई भी एट्रीब्यूट्स को मेजर करने के लिए जो कि दैट आर रिलेटिवली स्टेबल ओवर द टाइम, कि जो चीज ओवर द टाइम स्टेबल रहता है उसी को मेजर करने के लिए ये बहुत हेल्पफुल रहता है। जैसे कि एप्टीट्यूड, अचीवमेंट, स्पीड, पावर, ये सबको मेजर करने के लिए ये बहुत ही सिग्निफिकेंट रहता है। और उसके
उसके साथ साथ टेस्ट टेस्ट रिलेबिलिटी इज आल्सो एप्रोप्रिएट टू मेजर। हाँ, अनदर एस्पेक्ट हेट्रोजेनियस टेस्ट, कि जब हेट्रोजेनिटी का बात कर रहे हैं तब हेट्रोजेनिटी को भी टेस्ट करने के लिए ये टेस्ट रिटेस्ट रिलेबिलिटी जो है वो बहुत ही क्रूशियल रहता है और सुइटेबल रहता है। बहुत बार क्वेश्चन ये वाला सेंटेंस से आ चुका है कि टेस्ट रिटेस्ट जो रिलेबिलिटी है ये हेट्रोजेनियस ग्रुप के लिए, हेट्रोजेनियस टेस्ट के लिए एप्लीकेबल है या नहीं। अगर इसी का लिमिटेशन का बात करें तो प्रैक्टिस इफेक्ट्स मेनी में इन्फ्लुएंस स्कोर और सेकंड एडमिनिस्ट्रेशन, कि जब ये पहले एक बार कर रहे हो, दूसरे बार कर रहे हो, तो दूसरे बार जब कर रहे हैं उसका जो स्कोर आएगा वो इन्फ्लट हो जाएगा, हो सकता है, उसी का ये इंडिकेशन दे रहा है। जो दूसरा वाला लिमिटेशन है मेमोरी इफेक्ट कैन इन्फ्लुएंस परफॉर्मेंस, उसके साथ साथ उसी का जो मेमोरी है वो क्या कर सकता है, परफॉर्मेंस को इफेक्ट कर सकता है। और उसी के साथ साथ चेंजेस इन द कंस्ट्रक्ट ओवर टाइम में इफेक्ट रिलेबिलिटी, और उसके साथ साथ ये चेंज जो है ओवर द टाइम, हमको तो कुछ डेज देना पड़ेगा या कुछ वीक देना पड़ेगा बीच में इंटरवल, तो उसी में वो कंस्ट्रक्ट जो है वो चेंज हो जाने का भी प्रोबेबिलिटी रहता है, जो कि एक लिमिटेशन है। और उसके साथ साथ नॉट सुइटेबल फॉर मेजर ऑफ अनस्टेबल ट्रेड्स और स्टेट, और ये आपको पता ही है कि जो अनस्टेबल ट्रेड रहता है उसको मेजर करने के लिए ये थोड़ा उतना सुइटेबल नहीं होता है, और इसके लिए इसी को हम लोग क्या बोलते हैं कि एक तरह का लिमिटेशन ये है रिलेबिलिटी का, हम बोलते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो दूसरा वाला जो टाइप्स का रिलेबिलिटी है वो है पैरेलल फॉर्म रिलेबिलिटी। ओके, पैरेलल फॉर्म ऑफ रिलेबिलिटी को इक्विवेलेंट फॉर्म ऑफ रिलेबिलिटी और अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ रिलेबिलिटी और कंपेरेबल फॉर्म ऑफ रिलेबिलिटी भी बोला जाता है। क्या क्या? अल्टरनेटिव बोला जाता है, इक्विवेलेंट बोला जाता है और कंपेरेबल फॉर्म ऑफ रिलेबिलिटी बोला जाता है। और ये पैरेलल फॉर्म ऑफ रिलेबिलिटी is a method for estimating the reliability of a test by using two different but equivalent form of test। कि यहाँ क्या किया जाता है कि एक ही टेस्ट को उसका दो फॉर्म बनाया जाता है। यहाँ उसका आइटम नंबर, आइटम्स डिफिकल्टी लेवल हो गया, डिस्ट्रैक्टर डिस्क्रिमिनेशन लेवल, ये सब कुछ एकदम सेम रहता है। सिर्फ उसी का जो लैंग्वेज है वो लैंग्वेज डिफिकल्टीज भी सेम रहता है, लेकिन एक अलग फॉर्म, सेम टू सेम एक अलग फॉर्म हम लोग बोलते हैं यहाँ बनाते हैं, और दोनों को क्या करते हैं कि हम इम्प्लीमेंट करते हैं एक दूसरे से। एक कर दिए उसके बाद दूसरा को फिर इमीडिएटली कर लेते हैं, और इसीलिए इसी को बोला जाता है पैरेलल फॉर्म ऑफ रिलेबिलिटी। ओके, यहाँ क्या किया जाता है उसका अगर प्रोसीजर की बात करें तो डेवलप टू पैरेलल फॉर्म ऑफ टेस्ट, की दो पैरेलल फॉर्म ऑफ टेस्ट को डेवलप करते हैं, दोनों को एडमिनिस्टर करते हैं सेम ग्रुप के अंदर। ओके, और उसके साथ साथ कैलकुलेट करते हैं कि हमारा जो कोरिलेशन है वो दोनों के अंदर वो कितना है हम दिखते हैं, और यहाँ भी पियर्सन कोएफिशिएंट कोरिलेशन को हम लोग यूज करते हैं। और ये इसी का जो इंटरप्रिटेशन होता है वो टेस्ट रिटेस्ट का जैसे ही होता है। पैरेलल फॉर्म ऑफ रिलेबिलिटी का अगर स्ट्रेंथ का बात करें तो ये जो प्रैक्टिस इफेक्ट है उसी को एलिमिनेट कर देता है। टेस्ट में क्या हुआ करता था कि एक ही टेस्ट को हम लोग रिपीट कर रहे हैं, मतलब नेक्स्ट टाइम भी एडमिनिस्टर कर रहे हैं, जिसके कारण कि ये हो सकता है कि पहली बार का कुछ आंसर उसका दिमाग में रह गया होता है। लेकिन ये जो पैरेलल फॉर्म ऑफ रिलेबिलिटी यहाँ क्या होता है, अलग एक टेस्ट का फॉर्म रहता है, और इसीलिए वो प्रैक्टिस इफेक्ट जो है उसी को रिमूव कर लेता है। और उसी के साथ साथ ये प्री पोस्ट टेस्टिंग सिनेरियो में ये बहुत ही कारगर होता है और बहुत ही यूजफुल रहता है। अगर लिमिटेशंस का बात करें तो ये बहुत ही डिफिकल्ट होता है कि एक पैरेलल फॉर्म ऑफ टेस्ट बनाना, सेम डिफिकल्टी, सेम आइटम, सेम डिस्क्रिप्शन, ये मतलब एक बहुत ही हेक्टिक काम रहता है, और उसके साथ साथ ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग रहता है, एक्सपेंसिव रहता है, और इसको उसी के साथ साथ जो ऑर्डर इफेक्ट जो रहता है वो उसी का भी इफेक्ट देखने के लिए मिलता है। अगर एप्लीकेशन का बात करें तो ये जो फॉर्म ऑफ रिलेबिलिटी है ये स्टैंडर्डाइज अचीवमेंट टेस्ट, सर्टिफिकेशंस एग्जाम, प्लेसमेंट टेस्ट, ये इस तरह का जगह में हम लोग इसको यूज करते हैं। नेक्स्ट अगर देखें
तो उसी का क्या बोलते हैं, इंटरनल कंसिस्टेंसी रिलेबिलिटी। और ये इंटरनल कंसिस्टेंसी रिलेबिलिटी को इंटरनल रिलेबिलिटी भी बोला जाता है। एंड इट इज ए मेजर ऑफ हाउ कंसिस्टेंट ऑफ आइटम और क्वेश्चंस इन मेजरमेंट टूल, और इफ दे मेजर द सेम कांस्टेंट, कि यहाँ हम लोग देखते हैं कि कितना दूर तक वो हमारा जो आइटम क्वेश्चंस है मेजरमेंट टूल का वो कंसिस्टेंस है, और इफ दे मेजर द सेम, और उसके साथ साथ वो सेम कंस्ट्रक्ट को मेजर कर पा रहे हैं या नहीं, कर पा रहा है या नहीं, उसी को हम देखने के लिए इंटरनल कंसिस्टेंसी रिलेबिलिटी हम लोग यूज करते हैं। और इंटरनल कंसिस्टेंसी रिलेबिलिटी इज मेजर यूजिंग क्रोनबेक अल्फा, a statistic that calculate the average correlations between the item in a test। हो गया कि ये इंटरनल कंसिस्टेंसी रिलेबिलिटी में हम लोग क्या यूज करते हैं कि क्रोनबेक अल्फा को हम लोग यूज करते हैं, कि ये एक तरह का स्टैटिस्टिक है जहाँ कि हम लोग को क्या कर रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं कि एक कोरिलेशन का एवरेज बिटवीन द आइटम इन ए टेस्ट, कि एक टेस्ट में जो आइटम रहता है उसके अंदर कितना कोरिलेशंस है, उसी को हम लोग क्रोनबेक अल्फा यूज करके यहाँ क्या करते हैं कि कोरिलेशंस फाइंड आउट करते हैं और रिलेबिलिटी डिफाइन करते हैं। और ये क्रोनबेक अल्फा का जो वैल्यू होता है वो 0 से लेकर 1 तक होता है, वो कभी माइनस नहीं होता। हो गया, कभी माइनस नहीं होता, क्योंकि हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं कि एक टेस्ट है, उसी के अंदर बहुत सारे आइटम है, और वो आइटम एक दूसरे से कितना दूर तक कोरिलेट है, रिलेबल है, उसी को हम लोग को क्या कर रहे हैं कि निकाल रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ जो रिलेबिलिटी कोरिलेशन है वो 0 से लेकर 1 के अंदर आता है, कभी माइनस नहीं होता है। और एक क्रोनबेक अल्फा ऑफ 0.70 और हायर जनरली कंसिडर्ड एडिक्वेट, while 0.90 और हायर इज रिकमेंडेड फॉर इंडिविजुअल असेसमेंट। कि देखिए कि ये एक टेस्ट का अगर इंटरनल कंसिस्टेंसी निकाल रहे हैं तो वहाँ अगर क्रोनबेक अल्फा में कोरिलेशन 0.70 आया तो उसी को हम लोग जनरली कंसीडर कर लेते हैं। और इंडिविजुअल टेस्ट के लिए, इंडिविजुअल असेसमेंट के लिए अगर कोई टेस्ट का जो रिलेबिलिटी है क्रोनबेक अल्फा जो है वो 0.90 आ रहा है तो उसको हम लोग कंसीडर कर लेते हैं। अगर हम लोग ये इंटरनल कंसिस्टेंसी का अलग अलग जो फॉर्म है इसी को दिखे तो यहाँ 3 फॉर्म हमको देखने के लिए मिलता है। और सबसे पहले जो देखने के लिए मिलता है वो है क्या कि क्या स्प्लिट हाफ मेथड और स्प्लिट हाफ मेथड। देखिए स्प्लिट हाफ मेथड ये जो इसी का जो मीनिंग भी है इसका नाम से ही पता चल जा रहा है। स्प्लिट हाफ मतलब एक टेस्ट है उसी को हम लोग क्या कर रहे हैं 2 भाग पैरेलल भाग में क्या कर रहे हैं डिवाइड कर दे रहे हैं। ओके यहाँ देखिए दोस्तों कैसे इसका इम्प्लीमेंटेशन होता है। इम्प्लीमेंटेशन में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है, वन टाइम इम्प्लीमेंट किया जाता है, लेकिन वो जो क्वेश्चन है वो जो टेस्ट है उसी को हम लोग क्या कर देते हैं स्प्लिट कर देते हैं ऑड इवेंट्स करके सेक्शन वाइज। हम लोग बहुत सारे ऐसे प्रोसीजर्स फॉलो करके क्या करते हैं कि यहाँ क्वेश्चंस को डिवाइड कर लेते हैं और एक दूसरे से वहाँ क्या करते हैं कि कंपेयर करते हैं। देखिए कि जब हम लोग बात करें टेस्ट रिलेबिलिटी और पैरेलल फॉर्म ऑफ रिलेबिलिटी तब पियर्सन कोएफिशिएंट कोरिलेशंस हम लोग यूज कर रहे थे कोरिलेशंस को पाने के लिए, लेकिन जब इंटरनल कंसिस्टेंसी रिलेबिलिटी का बात आ गया तो यहाँ हम लोग कौन सा यूज करना स्टार्ट कर दिए हैं, हम लोग स्पीयरमैन-वरोन प्रोफिशिएंसी फॉर्मूला टू एडजस्ट फॉर टेस्ट लेंथ हो गया, इसी को हम लोग यूज करना स्टार्ट कर देते हैं। अगर इसी का लिमिटेशंस को देखें तो ये रिजल्ट्स जो होता है वो इसका लिमिटेशन को अगर देखिए तो ये जो सेपरेशन जो होता है और स्प्लिट जो होता है वो बहुत ही डिफिकल्ट होता है। और उसके बाद स्प्लिट हाफ के बाद आता है कूलर-रिचर्डसन फॉर्मूला। ये जो 2 सेंटेंस अभी मैं बोलने वाला हूँ यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है कि KR20 कूलर-रिचर्डसन 20 और कूलर-रिचर्डसन 21 ये दो फॉर्मूला है। जब हमारा वेरिएबल डाइकोटोमस होगा आइटम ऑफ वेरिंग डिफिकल्टी
कि अलग अलग आइटम डिफिकल्टी में जब डाइकोटोमस वेरिएबल्स रहेगा तब हम लोग उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, KR20 यूज करते हैं। लेकिन जब डाइकोटोमस वेरिएबल तो रहेगा लेकिन जो आइटम है उसके अंदर इक्वल डिफिकल्टी नहीं है, तो उसी टाइम हम लोग क्या यूज करेंगे, KR21 हम लोग यूज करेंगे। हो गया, के कोडो रिचर्डसन 20, कोडो रिचर्डसन 21। जब इक्वल्स डिफिकल्टी वैल्यू है, हो गया, तब हम लोग क्या यूज कर रहे हैं कि KR21 यूज कर रहे हैं। लेकिन जब इक्वालिटी नहीं है, आइटम के अंदर वेरी कर रहा है, तब हम लोग यूज कर रहे हैं KR20। और इसी का जो इंटरप्रिटेशन है वो सेम टू सेम कॉन्वेक्ट अल्फा के जैसे होता है। अगर इसी का ये नेक्स्ट जो फॉर्म है इंटरनल कंसिस्टेंसी का, वो है क्रोनबेच अल्फा। अगर इसी को हम लोग देखें तो इसी को भी वाइडली यूज किया जाता है कंसिस्टेंसी को मेजर करने के लिए। और इसी का जो इंटरप्रिटेशन होता है वो 0 से लेकर 0.60 जिसको कि पोर माना जाता है, 60 to 70 क्वेश्चनेबल्स माना जाता है, क्वेश्चन मतलब थोड़ा बहुत रिलेबिलिटी कम है, 70 से लेकर 80 एक्सेप्टेबल, 70 से लेकर 80 हम लोग पहले से डिस्कशन कर चुके हैं, वो एक्सेप्टेबल है, 80 से लेकर 90 गुड, और 90 है वो हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सेलेंट हम लोग बोलते हैं। और इसी का जो एक लिमिटेशन है वो यूनिडायमेंशनलिटी एंड तो कोफिलेंस को इक्विवेलेंस, कि यहाँ यूनिडायमेंशनलिटी जो दिखने के लिए मिलता है, एक ही डायमेंशन जो दिखने के लिए मिलता है, वो ये एक लिमिटेशंस का जैसे काम करता है। अगर इंटरनल कंसिस्टेंसी रिलेबिलिटी का बात करें, इसका स्ट्रेंथ का बात करें, तो वो क्या है, रिक्वायर्स ओनली वन टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन, कि यहाँ सिर्फ और सिर्फ एक ही टेस्ट को क्या किया जाता है कि एडमिनिस्टर किया जाता है, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट देम आइटम होमोजेनिटी, और उसके साथ साथ वो आइटम्स होमोजेनिटी के बारे में भी क्या देता है कि ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। और ये डाइकोटोमस और पॉलीकोटोमियस दोनों फॉर्म ऑफ आइटम्स के लिए क्या है, बहुत ही यूजफुल और क्रूशियल है। अगर इसी का लिमिटेशंस का देखिए तो कुछ लिमिटेशन है, जैसे कि ये ओवर एस्टिमेट रिलेबिलिटी प्रोवाइड करता है मल्टी डायमेंशनल कंस्ट्रक्ट में, और उसके साथ साथ सेंसिटिव टू लार्ज लेंथ, कि यहाँ एकदम छोटे से लॉन्गर टेस्ट टेंड टू हैव लायर, कि यहाँ एकदम छोटा से लेकर स्मॉल से लेकर लेंदी तक क्या किया जाता है, फॉलो अप किया जाता है। डज नॉट अकाउंट फॉर स्टेबिलिटी और टाइम एप्लीकेशन, और उसके साथ साथ ये स्टेबिलिटी जो है वो टाइम एप्लीकेशंस के कारण क्या होता है कि थोड़ा कम रहता है। साइकोलॉजिकल स्केल एंड इन्वेंटरीज, एटीट्यूड मेजर, नॉलेज स्केल, ये सारे के सारे यहाँ हमको देखने के लिए मिलता है। उसके बाद आ रहा है इंटर रेटर रिलेबिलिटी, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ रिलेबिलिटी है और बहुत बार आ चुका है। तो इसी को हम लोग इंटर रेटर रिलेबिलिटी को बोलते हैं ऑब्जर्वर रिलेबिलिटी, रेटर एग्रीमेंट, रेटर कॉन्कॉर्डेंस, रेटर्स रिलेबिलिटी, रेटर intercoder reliability, interjudge reliability, interscore reliability. Inter-rater reliability is also is statistical measure of how much agreement there is between different people when they observe or assess the same things. It is used to help reduce observer bias process. कि ये इंटररेटर रिलेबिलिटी जो है, यहाँ क्या होता है कि टेस्ट टू डेवलप हो गया, हम लोग दो एक्सपर्ट्स बुलाते हैं, दो से ज़्यादा एक्सपर्ट बुलाते हैं, और उसके साथ साथ यहाँ हम लोग को क्या करना पड़ता है कि एक टेस्ट डेवलप हो गया, उसी टेस्ट को दो या दो से ज़्यादा कि जो एक्सपर्ट रहेंगे उनका जो रेट करेंगे, हर एक पर्टिकुलर आइटम वाइज वो लोग रेट करते हैं कि किस तरह का आइटम है, हो गया, और उसी को देखकर हम लोग क्या करते हैं कि रिलेबिलिटी निकालते हैं। अगर प्रोसीजर का बात करें तो मैं बोल दिया कि मल्टीपल रेटर एक साथ उसको रेट करते हैं, हो गया, और उसके साथ साथ वो लोग डिसाइड करते हैं और डिस्कस करते हैं, किसी में वो लोग एग्री हैं, किसी में वो लोग एग्री नहीं है, और कोरिलेशंस वो रेटर के अंदर हम लोग निकालते हैं। अगर स्टैटिस्टिक को देखिए, इंटर रेटर में कोहेन काफा, जो कि एक कैटेगरिकल रेटिंग है, कोहेन काफा वो यूज होता है। इंट्रा क्लास कोरिलेशंस ऑन कोफिशिएंट, ओके, इंट्रा क्लास कोरिलेशन ऑफ कोफिशिएंट फॉर कंटीन्यूअस रेटिंग, ये यूज होता है। फॉर
परसेंट एग्रीमेंट, सिंपल कैलकुलेशन ऑफ एग्रीमेंट बट डज नॉट अकाउंट फॉर चांस, ये होता है क्रिपेंडर ऑफ अल्फा, फ्लेक्सिबल मेंबर फॉर वेरियस टाइप ऑफ टेस्ट एंड मल्टीपल रेटर। नेक्स्ट इंटर रेटर रिलेबिलिटी, इसका अगर स्ट्रेंथ को देखें तो एसेंशियल फॉर सब्जेक्टिव असेसमेंट, अलाउ फॉर इवैल्यूएशंस ऑफ रेटर, ट्रेनिंग इफेक्टिवनेस। लिमिटेशन का अगर बात करें तो ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग है और रिसोर्स इंटेंसिव है, और उसके साथ साथ अगर देखिए तो ये मे बी इफेक्ट बाय रेटर बायस, और रेटर बायस भी यहाँ देखने के लिए मिलता है। एप्लीकेशंस का अगर बात करें, एसेस स्कोरिंग फॉर परफॉर्मेंस असेसमेंट, ऑब्जर्वर मेजर्स, ये सब में इसको यूज किया जाता है। अगर हम लोग फैक्टर का बात करें, जो सबसे बड़ा फैक्टर आता है वो है टेस्ट का लेंथ, कि वो कितना लेंथ है, क्योंकि लॉन्गर टेस्ट जितना जितना टेस्ट एक टेस्ट लंबा होगा उतना उसी का रिलेबिलिटी ज़्यादा बढ़ेगा। हो गया, ज़्यादा लंबा टेस्ट वो ज़्यादा रिलेबल रहता है। और यहाँ स्पेयरमैन व्रोन्स जो प्रोफेसी है फॉर्मूला, उसको हम लोग यूज करते हैं। रिलेबिलिटी इंक्रीज जैसे डिक्रीजिंग रेट ऑफ आइटम आर एडेड। और रिलेबिलिटी इंक्रीज क्या करता है कि रिलेबिलिटी इंक्रीज होता है जब हम लोग क्या करते हैं, डिक्रीजिंग रेट आज आइटम आर एडेड, कि जब आइटम्स हम लोग ऐड करते हैं तो उस टाइम क्या होता है कि डिक्रीज होता है। हो गया, आइटम्स डिक्रीज रेट आज आइटम, कि जब हम लोग आइटम्स को रेट करना डिक्रीज कर लेते हैं तब रिलेबिलिटी इंक्रीज होता है। नेक्स्ट आइटम डिफिकल्टी भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो कि बहुत ही क्रूशियली इफेक्ट करता है हमारा रिलेबिलिटी को, और ये इसी का दो तरह का इफेक्टिव रहता है। मॉडरेट से डिफिकल्टी, जो कि पी वैल्यू अगर 0.5 के आसपास है उसको हम लोग मॉडरेट डिफिकल्टी बोल रहे हैं। हो गया, कंट्रीब्यूट मोस्ट ऑफ द रिलेबिलिटी, और ये हर तरह का रिलेबिलिटी के लिए ये बहुत ही यूजफुल रहता है। वेरी इजी, जब पी से ज़्यादा पी से 0.9 से ज़्यादा जब हो जा रहा है और पी से कम हो रहा है 0.1, तब क्या होता है कि आइटम का जो रिलेबिलिटी है वो एकदम कम हो जाता है। ऑप्टिमल डिफिकल्टी डिपेंड ऑन टेस्ट पर्पज, और उसके साथ साथ ये जो अल्टीमेट डिफिकल्टीज है वो क्या करता है कि वो टेस्ट का जो पर्पस है उसी के ऊपर वो डिपेंड करता है। अगर फैक्टर का बात करें तो आइटम डिस्क्रिमिनेशन, जो हायर डिस्क्रिमिनेशन जो आइटम कर पाता है तो उसी का रिलेबिलिटी थोड़ा ज़्यादा अच्छा रहता है। और पॉइंट वाइज कोरिलेशन यूज टू एसेस आइटम डिस्क्रिमिनेशन, और आइटम डिस्क्रिमिनेशन को पाने के लिए जो पॉइंट वाइज कोरिलेशन है उसी को हम लोग को यूज करते हैं और बहुत आसानी से हमको रिजल्ट मिल जाता है। डिजायर्ड वैल्यू टिपिकली अबव 0.3 और 0.4 और हायर कंसीडरेशन एक्सेलेंस। हो गया, और डिजायर्ड वैल्यू जो रहता है 0.3 विद 0.4 और हायर कंसीडर एक्सेलेंस है। अगर स्पीडनेस को देखिए तो ये भी एक फैक्टर्स का जैसे काम करता है कि हमारा रिलेबिलिटी, एक टेस्ट को रिलेबल्स बनाने के लिए हाईली स्पीडेड टेस्ट में है लोअर रिलेबिलिटी। जब एक टेस्ट को हम लोग स्पीडली कर रहे हैं तो उसी का जो रिलेबिलिटी है जो लो हो जाता है। हो गया, और उसके साथ साथ टाइम लिमिट शुड अलाउ 90 to 95% एग्जामिनर टू अटेम्प्ट ऑल आइटम्स, और ये टाइम लिमिट भी एक रहता है जो कि हमारा स्पीडनेस को एनहांस करता है, और उसके साथ साथ स्पीडनेस कैन बी assessed by examining the proportions of examined complete the test। नेक्स्ट फैक्टर है प्रूफ होमोजेनिटी, की एक टेस्ट का जो आइटम है वो होमोजेनियस होना चाहिए। हो गया, और उसके साथ साथ आइटम का जो क्वालिटी है वो एम्बिग्यूअस आइटम्स improve and reliability, poor items construction can introduce major error। These are the factor of reliability affecting which are affect reliability। हो गया, टेस्टिंग कंडीशंस की कहाँ आप कर रहे हैं, किस तरह का टेस्ट कर रहे हैं। हो गया, कंसिस्टेंसी इन स्कोर, ये सब कुछ फैक्टर है रिलेबिलिटी का। और उसके साथ साथ एग्जामिनिंग फैक्टर्स, मोटिवेशन, ये सब क्या है कि फैक्टर्स जो कि रिलेबिलिटी को अफेक्ट करता है। कंस्ट्रक्ट स्टेबिलिटी ये भी है, और स्कोर रेंज ये भी एक तरह का फैक्टर का जैसे काम करता है। यहाँ ये रिलेबिलिटी कोएफिशिएंट, इसी को हम लोग थोड़ा अच्छे से दिख सकते हैं। पियर्सन प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन स्कोर विद अल्फा, जब पियर्सन प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन हम लोग बात बोल रहे हैं तब यूज द टेस्ट रिटेस्ट एंड पैरेलल फॉर्म रिलेबिलिटी की। तो जब
हम लोग बोल रहे हैं पियर्सन प्रोडक्ट मूवमेंट, तब हम लोग टेस्ट यूज कर रहे हैं, और पैरेलल फॉर्म ऑफ रिलेबिलिटी निकल रहे हैं। और इसी का जो रेंज रहता है वो -1 से लेकर +1 तक रहता है। और इसी का जो पॉजिटिव इंटरप्रिटेशन रहता है, जो हाई जो पॉजिटिव वैल्यू रहता है तो वो स्ट्रॉन्गर रहता है इन कंपैरिजन टू लेस। और इसका एजम्पशन जो रहता है लीनियर रिलेशनशिप वाइब्रेट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, उसके बाद कर्नल अल्फा जो है वो भी एक इंटरनल कंसिस्टेंसी को मेजर करता है। और यहाँ जो आता है उसका रिजल्ट 0 से लेकर 1 तक आता है, जो कि हम लोग पहले से डिस्कशन कर चुके हैं। लेकिन प्रोडक्ट मूवमेंट पियर्सन प्रोडक्ट मूवमेंट में क्या आता है, 1 से लेकर +1 तक आता है। लेकिन कर्नल अल्फा में ये इंटरनल कंसिस्टेंसी को मेजर करता है, और उसके साथ साथ ये 0 to 1 इंटरप्रिटेशन तक निकलता है। और इसका लिमिटेशंस का बात करें तो ये एज्यूम कर लेता है यूनिडायमेंशनलिटी, और एज्यूम करता है न्यू इक्विवेलेंस और सेंसिटिव टेस्ट ऑफ लेंथ। नेक्स्ट अगर हम लोग देखिए तो कोडर रिचर्डसन तो हम लोग पहले से डिस्कशन कर चुके हैं। 2 तरह का रहता है। ये KR20 जो है वो कोडर रिचर्डसन 20 जो है वो डाइकोटोस्मियस वेरिएबल जब होता है और जब डिफिकल्टी लेवल वेरी करता है तब हम लोग यूज करते हैं। लेकिन KR21 वेरिएबल स्टैटिस्टिक को हम लोग तब यूज करते हैं जब जो हमारा वेरिएबल है वो डाइकोटोमस होता है, लेकिन उसी के साथ साथ कि उसका जो डिफिकल्टी है वो भी एकदम सिमिलर रहता है, तो उस टाइम हम लोग KR21 यूज करते हैं। और इसका जो रेंज है वो 0.0 से लेकर 1 तक रहता है। और अगर इसका इंटरप्रिटेशन का देखें तो वो कर्नल अल्फा का जैसे होता है। 21 इज ऑलवेज लोअर देन द इक्वल टू छोड़ो। नेक्स्ट इंटरप्रिटेशन कोरिलेशन कोएफिशिएंट्स यूज्ड इंटररेटर रिलेबिलिटी कि ये इंट्रा क्लास कोरिलेशंस जब हम बोल रहे हैं तो इंटररेटर रिलेबिलिटी की बात कर रहे हैं। और यहाँ मल्टीपल ऑफ डिपेंडिंग ऑन स्टूडेंट डिजाइन एंड अजम्पशन, और इसी का जो रेंज रहता है वो 0 से लेकर 1 तक रहता है, और इसी का इंटरप्रिटेशन भी उसका जैसे होता है। और एडवांटेज कैन हैंडल मल्टीपल रेटर एंड मिसिंग आइटम। नेक्स्ट अगर हम लोग देखिए तो कोहेन कापा जो कि भी एक बहुत ही स्टैटिस्टिकल टेक्निक है जो कि रिलेबिलिटी में यूज होता है। और ये ज़्यादातर कैटेगोरिकल रेटिंग और इंटररेटर रिलेबिलिटी में यूज होता है। और ये -1 से लेकर -2 तक, -1 से लेकर -2 तक यूज करता है। और इसी का इंटरप्रिटेशन जो है वो इस तरह से होता है, वो जो दिया गया है 0 से लेकर 0.0 और से ज़्यादा तक वो माना जाता है। 0 से 0 टू लेकर 0.0 से 2.0 तक वो स्लाइड ऐसे ये बोला जाता है। और इसी का लिमिटेशंस का बात करें तो ये सेंसिटिव टू प्रिलिवरेंस एंड बायस की, वो बायस और प्रिलिवरेंस के लिए ये बहुत सेंसिटिव है। और जनरलिटी ऑफ कोफिशिएंट है, इसका जो कोफिशिएंट है उसी को हम लोग कितना दूर तक जनरलाइज कर सकते हैं। और इसके लिए जो जनरलेबिलिटी एक थ्योरी है, और उसी के हिसाब से हम लोग को क्या करते हैं, बहुत सारे एरर को हम लोग को देखने के लिए मिलता है। और इसी का जो रेंज होता है वो भी 0 से 1 तक रहता है। इंटरप्रिटेशन रिलेबिलिटी का कोफिशिएंट का जैसे रहता है। ओके छोड़ो। नेक्स्ट अगर SCM का बात करें, स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ रोल प्ले करता है। ओके, और स्मॉलर स्टैंडर्ड एरर इंडिकेट प्रिसाइज मेजरमेंट कि जब छोटा सा एक स्टैंडर्ड एरर निकल रहा है तो उसका जो मेजरमेंट है वो प्रिसाइज हो जाता है। और अप्रोक्सीमेटली 68% ऑफ ऑब्जर्वर स्कोर फॉल विद इन। हो गया, ये अगर देखिए तो 68% जो स्कोर है वो ±1 स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन के अंदर आता है, जो कि 95% जो स्कोर वो आता है ±2 स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर। अगर स्टैंडर्ड एरर का यूजेस को देखिए तो इसकी क्या होता है, कंस्ट्रक्ट कॉन्फिडेंस इंटरवल अराउंड ऑब्जर्व स्कोर सेटिंग कट स्कोर रिक्राइटेड। अरे ये कुछ आने वाला नहीं है। रिलेशनशिप रिलेबिलिटी, यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, आज रिलेबिलिटी इंक्रीज SCM डिक्रीज। जब स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन डिक्रीज हो जाएगा तब रिलेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगा। SCM इज ऑन द सेम स्केल ऑन द ओरिजिनल टेस्ट ऑफ स्कोर। और उसको अगर हम लोग कंडीशंस को देखिए, स्टैंडर्ड एरर ऑफ मेजरमेंट तो varies across the score range, often smaller near the middle. Okay, these are not our business. Next, reliability and test construction. ये एक बहुत ही important चीज़ है
रिलेबिलिटी ऑफ टेस्ट कंस्ट्रक्शन, यहाँ बहुत सारी चीज आता है, जैसे कि देखिए देख सकते हैं कि ये आइटम एनालिसिस, और आइटम एनालिसिस में बहुत सारी चीज आता है, जैसे कि डिफिकल्टी इन चेक, जिसको पी वैल्यू हम लोग बोल रहे हैं। और यहाँ क्या हो रहा है कि प्रोपोर्शंस ऑफ एग्जामिन आंसरिंग करेक्टली, कितना परसेंटेज लोग इसको करेक्टली आंसर कर पा रहे हैं, इसी को हम लोग यहाँ देखते हैं। नेक्स्ट है डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स, आइटम टोटल कोरिलेशंस और पॉइंट बाइसेंस कोरिलेशंस, डिजिट्स वैल्यू ग्रेटर देन 0.03, 0.3 और 0.4 considers excellence, negative values indicate problematic item। डिस्ट्रक्टर एनालिसिस, ये जो है ये भी एक तरह का इवैल्यूएशन ऑफ इनकरेक्ट ऑप्शन ऑफ मल्टीपल चॉइस आइटम्स की, जब हम लोग कर रहे हैं कि इनकरेक्ट ऑप्शन दे रहे हैं या बायस एस्पेक्ट दे रहे हैं, उसी को हम लोग रिसेट करते हैं। नेक्स्ट चूज आइटम्स विद एप्रोप्रिएट डिफिकल्टी लेवल, कि जब हम लोग रिलेबिलिटी निकाल रहे हैं तो जब बना रहे हैं तब वो टेस्ट को हम लोग को क्या करना चाहिए कि एप्रोप्रिएट डिफिकल्टी लेवल होना चाहिए, और उसका डिस्क्रिमिनेशन वैल्यू थोड़ा ज़्यादा रहना चाहिए, और उसके साथ साथ इंश्योर करना चाहिए कंटेंटेबिलिटी वाइल्स मैक्सिमाइजिंग रियलिटी, और उसके साथ साथ इसी से नहीं आएगा रियलिटी टेस्ट असेंबली